नो प्रॉब्लम, मैं कुछ कह रहा ठीक हूँ। है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वेलकम आपका हमारे एजे पॉडकास्ट में। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। सर, मेरा नाम जयराम है और मैं एक मैथ्स फैकल्टी हूँ इंस्टीट्यूट में। मैं बोर्ड्स प्लस ओलंपियाड्स के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ। लास्ट 7 ईयर से मैं कंटिन्यू टीचिंग में हूँ। बाकी मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर रखा है अपना। ठीक है सर, हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा एक बहुत चर्चित विषय है अभी, 10th का जो बोर्ड का पेपर था। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर हम्म, एंड स्टूडेंट्स के बीच बहुत सारी चर्चाएँ हैं, बहुत सारे विषय हैं, टीचर्स में बहुत सारे मतभेद बने हुए हैं। हम्म। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जो डिफरेंट पेपर कोड्स आए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और ये डिफरेंट कोड्स लाइक क्या स्टैंड्स करते हैं लाइक? देखिए, डिफरेंट पेपर कोड जैसे सीबीएसई है ना? तो अगर आप सीबीएसई का पेपर देखेंगे तो कोड वो नहीं है जैसे सीबीएसई जो मतलब अपने डेट शीट में कोड देती है 041 या 243। वो डिफरेंट कोड होते हैं। बट जैसे अगर आप पेपर में देखेंगे तो सेट वन सेट टू के बगल में एक अ, लिखा होता है 31, फिर 1 2 इस तरह से लिखा होता है। तो 30 जो है वो तो फिर सब्जेक्ट के लिए हो गया। मिडिल में जो डिजिट है 1 2 3 4 5, ये रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर मिडिल डिजिट आपकी 1 है तो वो जो पेपर है वो दिल्ली रीजन का है। ओके सर। मिडिल डिजिट मान लो 2 है तो वो ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया मतलब आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली के आउटसाइड जो पेपर कंडक्ट हो रहा है। मिडिल डिजिट अगर 3 है, ठीक है, तो वो फॉरेन का हो गया। तो वो मिडिल डिजिट अलग अलग रीजन्स को डिफाइन करती है। उसके बाद जो डिजिट होती है 1 2 3 वो सेट को डिफाइन करती है कि सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है। तो जो भी पेपर कोड है उसका अपना एक मीनिंग होता है और हर रीजन के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब पेपर हर रीजन का एक ही जैसा हो। वो रीजन वाइज भी वेरी करेगा। प्लस उसके जो कोड्स होते हैं मतलब जो सेट्स होते हैं सभी सेट में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो सभी कोड का डिफरेंट है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सीबीएसई मैथ्स का पेपर है तो सभी रीजन के लिए ऐसा होगा। ऐसा होता है। अच्छा, मतलब डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, डिफरेंट ऑब्वियसली डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। लेवल हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर एक रीजन के 3 सेट हैं तो ऑलमोस्ट लेवल सेम रहना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी तो पेपर डिफरेंट लेवल के रहते हैं। अच्छा, लाइक अभी बहुत चर्चित में है, लाइक ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स इस सेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा उसमें है हम्म, कि हमारा सेट ए का, सेट बी का, सेट सी का, फॉर एग्जांपल सेट ए बी सी डी ले लूँ मैं, तो हाँ। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहता है। ऐसा क्या है सच में? डिफिकल्टी लेवल सर, वैसे जैसे लास्ट फ्यू ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कई बार बच्चों का सेट 2 डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार सेट 3 डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है सेट 1 ईज़ी लगता है बच्चों को। इट्स ऑल अबाउट कि मतलब जैसे देखिए, डिफिकल्टी लेवल 2 चीज़ों से डिसाइड होता है। डिफिकल्टी लेवल कई बार हम जज करते हैं इस बात से कि मतलब हमने जो पढ़ा वो हमें एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में मिल गया तो डेफिनिटली इट विल बी ईज़ी फॉर अस। बट हमने जो नहीं पढ़ा वो नहीं मिला तो हम उसको डिफिकल्ट लेवल पे देखते हैं। दूसरा डिफिकल्टी लेवल कई बार इस बात पर भी डिसाइड होता है कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, क्योंकि सीबीएसई रिकमेंड करती है एनसीईआरटी पढ़ो। अब एनसीईआरटी बच्चे ने पढ़ा, एनसीईआरटी से मिला, तो बच्चे ईज़ी समझते हैं। अब डिफ़िकल्टी लेवल फिर क्वेश्चंस के हिसाब से भी डिसाइड होता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल हम पर्टिकुलर एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं, वो फिर मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो मैं कि अभी आप डिस्कस करूँगा। चलिए आगे पूछिए आप। ठीक है, चलिए अभी बच्चों में एक मतभेद बना हुआ है। आपने भी काफ़ी चर्चित में, जैसे आपने बताया आप पढ़ाते हैं, तो आपके से बच्चे इंटरेक्ट हुए होंगे, बताया होगा कि सर हमारा पेपर डिफिकल्ट आया। ये एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस हुँ। पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं फिर वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ भई, डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है, मैं जैसे आप बच्चा पेपर दे के आया, हम टीचर्स हैं, हम पढ़ा रहे हैं। हमने बच्चे को क्या पढ़ाया, बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या बच्चे को वहाँ मिला, मैं डिफ़िकल्टी लेवल को साइड में रखता हूँ। मैं थोड़ी देर के इस बात पर बात करता हूँ कि अगर मैं 10th क्लास का बोर्ड का पेपर देने जा रहा हूँ, मैंने स्टैंडर्ड लिया है या मैंने बेसिक लिया है, इम्पोर्टेंट इज़ कि सीबीएसई जिस लेवल को पूछना चाहती है, आपने उस लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया खुद को या नहीं किया, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुझे ओके अगर सर। मुझे पहले से पता है कि भाई सीबीएसई इस लेवल का डिफिकल्टी इस डिफिकल्टी लेवल को पूछ सकती है, ऑलरेडी वी नो टीचर्स आर टीचिंग ऑल द थिंग्स। अब बच्चा क्या कर रहा है, वो नहीं समझ रहा कि भाई सीबीएसई इस लेवल को भी पूछ सकती है। अब बच्चे ने तैयारी नहीं की, बच्चे के मन में भरा हुआ है नहीं मैं तो एनसीईआरटी पढ़ूंगा, मैं एनसीईआरटी पढ़ के जाऊंगा। जबकि एनईपी जो है ना, एनईपी में कॉम्पिटेंसी का स्पेशल जिक्र किया गया है कि पेपर जो है, अगर हम 12th बोर्ड की बात करें तो 40% कॉम्पिटेंसी होगा, 10th बोर्ड का 50% कॉम्पिटेंसी होगा। स्टार्टिंग में जब एनईपी अप्लाई हुई थी तो वो रेशियो दूसरा था, वो 30-40 का था। 30 ट्वेल्थ में था, 40% 10th में था। बट अभी चेंज हो गया, 40 ट्वेल्थ में हो गया, 50 10th में हो गया। तो कॉम्पिटेंसी को नहीं कैच कर रहे।
उनको नहीं पता कि कॉम्पिटेंसी में क्या किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है, दैट कैन वेरी, है ना। तो डिफिकल्टी लेवल अगर हम इस बात से देखेंगे केवल कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आया तो पेपर डिफिकल्ट हो गया, या क्वेश्चन कोई बाहर से पूछ लिया तो पेपर डिफिकल्ट हो गया, ये कोई मतलब मैथमेटिक्स में मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, टॉपिक्स क्लियर हैं, आप रट के जाएंगे, सोचेंगे मैंने 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी कर ली, एज इट इज वहां मिल जाए, पॉसिबल नहीं है ना। भाई मैं टीचर हूँ, मैं बच्चे को उस तरह से रेडी कर रहा हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आपको 100% आना चाहिए, लेकिन सर है फिर तो ना। ये मतलब लाइक जैसे हमारे बच्चों से बात हुई मेरी, कुछ बच्चों से, तो ये ठीक तो है। अनफेयर हो गया ना। लाइक आप कह रहे हैं जैसे कि कंपटीशन को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों को। अब मान लेते हैं कोई सेट बी है, सेट बी सेट ए से इजी आया, तो सेट ए वालों को डिफिकल्ट हो गया ठीक है, एंड सेट बी वालों का इजी हो गया। इजी हो गया तो ये ऑब्वियसली। अनफेयरनेस नहीं होगी सीबीएसई की कि आपने एक सेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिया। लाइक हमें बच्चों की तरफ से भी तो सोचना होगा ना कि मान लेते हैं बच्चे ने उस लेवल पे प्रिपेयर किया, ठीक है, ठीक, लेकिन उसने सेट ए आया क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था, तो उसे एग्जैक्टली। टाइम भी ज़्यादा लगेगा करने में, तो उसका पेपर हो सकता है छूटेगा भी। मैथ्स का वैसे भी सर लेंदी आता है। बिल्कुल, आई एग्री हाँ विद यू, बट देखिए मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। जैसे पेपर हमें पहले से बच्चों को रेडी करना होता है, बच्चों को ये माइंड में रहना चाहिए कि सीबीएसई का क्या लेवल है, सीबीएसई क्या हमसे पूछेगी, उस डिफिकल्टी लेवल को पहले से प्रिपेयर करके चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर हमें सब बातें पता है उसके बाद भी हम ये सोच के जा रहे हैं कि 3 सेट में 1 सेट तो ईज़ी आता है, क्या पता ईज़ी वाला सेट मेरे पास आ जाए, तो ये बेवकूफ़ी हुई ना। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कहीं आप सोच रहे हो कि हमें इतनी डिफिकल्टी मिलेगी, अगर वहाँ पर थोड़ा ईज़ी मिल गया, तो वो हमारे लिए बहुत ईज़ी है, दूसरे बच्चे के लिए अनफेयरनेस है। कहीं थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट ये नहीं कह सकते कि उसमें पूरा-पूरा पेपर डिफिकल्ट होने का रीज़न है कि मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरा रिज़ल्ट खराब हो गया। अनफेयरनेस मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, क्योंकि सीबीएसई अपने क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है, पेपर बना रही है। अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो किसी बुक में मतलब जिस डिफिकल्टी लेवल को बच्चा कैच ही नहीं कर सकता, उस जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उससे बाहर कुछ पूछा जा रहा है, तब उसको हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। पेपर लेंदी है, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई मान लो 2 मार्क्स के जो सेक्शन है, 3 मार्क्स के सेक्शन है, उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन डाल दिया, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि हाँ भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर 5 मार्क्स में 5 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है, वो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, पर्टिकुलर थ्योरम से सॉल्व हो सकता है, तो फिर वो डिफिकल्टी में मेरे लिए काउंट नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सभी टीचर्स अपने-अपने लेवल से बच्चों को बेस्ट पढ़ा रहे हैं, वो रेडी कर रहे हैं। अब बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ रहे, वो अपने माइंड में लेके चल रहे हैं कि भई नहीं मुझे तो बस एनसीईआरटी पढ़नी है, तो ऐसा बच्चा फिर स्टैंडर्ड लेवल पे कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब आपको पहले से रेडी रहना है कि मैं एक स्टैंडर्ड मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को उस लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी, दैट्स इट। ठीक है सर। जैसे कि आपने बताया आपकी बातें भी मुझे ठीक लगी, लेकिन जब मैंने बच्चों से बातें की, हाँ, बच्चों की बातें ठीक लगी कि सर, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया आपके साथ कि ईजी एंड डिफिकल्टी लेवल को हाँ, लेकर, थोड़ा-सा तेज़ तो बोलेंगे आप। आगे, हाँ हाँ, ठीक है मैं आगे। तो सर ऐसा नहीं लगता है कि जब ये पॉडकास्ट हमारा लाइव जाएगा हाँ, यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। तो हमें बच्चों से ज़्यादा हिट मिलेगा। लाइक ऐसे हम कह रहे हैं कि बच्चों को प्रिपेयर होकर जाना चाहिए सीबीएसई, आपकी बातें सीबीएसई की तरफ नहीं, ज़्यादा लग रही हैं मुझको, देखिए क्या ऐसा कुछ है? पॉइंट ऐसा नहीं है, एक बात बताइए, बहुत सीधी चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि एक पेपर मेरा ईज़ी आ गया, एक सेट ईज़ी आ गया, बाकी सेट डिफ़िकल्ट आ गए। अब ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट सेट में 1 ही 2 बच्चे बैठे हों, बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम्म लैक्स ऑफ स्टूडेंट विल बी देयर, सेट 1 में लैक्स ऑफ स्टूडेंट विल बी देयर। मान लीजिए तीनों सेट अगर सेम लेवल के आते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल के आ जाते हैं, फिर भी तो बच्चे करते हैं ना। ठीक है सर। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है, हमें अब इससे क्या होता है, देखिए एक तरह की नेगेटिविटी वो होती है कि अब जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके माइंड में भी यही रहेगा कि नहीं इस बार बहुत ज़्यादा गदर हुआ है, बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की हैं कि सीबीएसई ने पेपर डिफिकल्ट बनाया है, तो उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं आ गया कि हो सकता है नेक्स्ट पेपर ईजी आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहा है, वो इस गलतफ़हमी में है कि कोई एक साइड तो ईज़ी आ ही जाएगा और फिर वो सोचे कि मैं इतना गदर कर दूँ कि डिफ़िकल्ट है, उसमें फ्री में मार्क्स मिल जाए, ये बेवकूफ़ियत है। आपको सब जानते हुए भी आप रेडी नहीं हो रहे, तो इसमें आपकी गलती है, सीबीएसई गलती नहीं है, ना ही किसी पर्टिकुलर एजुकेटर की गलती है उसमें। दैट्स इट। ओके सर। लाइक जैसे मैं पहले पढ़ता था, हाँ, तो ठीक है। मैंने देखे थे अपने प्रीवियस ईयर्स भी, एंड हाँ, 10th का पेपर मैंने भी दिया, 12th का दिया सारा, जी। ठीक है। फिर मैंने कुछ समय पहले ही पढ़ाना छोड़ा है, तो अभी कि मैं एग्जाम्स नहीं देखता हूँ बच्चों के हुँ, पेपर्स कैसे आए। हुँ। आप पढ़ा रहे हैं लगातार, आप लगातार क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हो रहे हैं, आपको सर एग्ज़ैक्टली, पता होगा कि पहले के लेवल में और अभी के लेवल में लाइक एग्ज़ैक्टली। डिफिकल्टी बढ़ी है बिल्कुल, घटी है। बिल्कुल।
बिल्कुल सर, मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर हम बहुत पीछे चले जाएँ 2013-14 या 2012 में चले जाएँ, है ना? बिफोर 12-13 इयर्स बैक, ठीक है? तो उस टाइम पे जो पेपर होता था, अगर वो क्वेश्चंस मैं आज डाल दूँ ना पेपर में, तो बच्चों को यही लगेगा कि सर ये बहुत आपने डिफ़िकल्ट दे दिया, बहुत हाई लेवल दे दिया, पता नहीं कहाँ से दे दिया है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, उस टाइम पे बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे। आज आपको पता है ऑनलाइन सोर्सेज़, हाँ, ऑफलाइन सोर्सेज़, एआई, गूगल, यूट्यूब, देयर आर सो मेनी सोर्सेज़ टू स्टडी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टडी करने के लिए, उस टाइम बच्चों के पास नहीं थे। केवल एक उनका एक टीचर होता था जो स्कूल में पढ़ा रहा है या वो कहीं कोई कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, दैट्स इट। ठीक समझ है। रहे हैं आप? तो उस टाइम पर भी बच्चे करते थे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन और मार्क्स लेके आते थे। समझ रहे हैं? उस टाइम कंप्लेंट नहीं थी इतनी कि पेपर उनको पता है कि भाई एनसीईआरटी, सीबीएसई का लेवल क्या है। आज बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आज उनको एनसीईआरटी भी डिफिकल्ट लग रही है। थोड़ा-सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया सीबीएसई ने तो उनको लग रहा है डिफिकल्ट है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, इस बार स्टैंडर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा हाइप बना रहे हैं कि भई पेपर डिफिकल्ट है, आउट ऑफ सिलेबस है, पता नहीं कहाँ से दे दिया है, कोई बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं। वो क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑलरेडी वो 2020 2019 और उससे पहले 2000 आई थिंक 9 या 11 में एक बार और पूछा गया है। 2 बार सीबीएसई में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन और है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में गिवन है, लैंग्वेज चेंज कर दी बस उसकी। अब आप अगर ये सोचेंगे कि बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी का उठ के आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है ना। दूसरा ठीक है सर। कॉम्पिटेंसी में अगर बात करें तो केस स्टडी को क्वेश्चन को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि ये केस स्टडी पता नहीं कहाँ से पूछी। भाई केस स्टडी आप बेसिकली कॉम्पिटेंसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सीबीएसई कहती है कि आपकी इवेल्युएटिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, कंसेप्चुअल पावर सब स्ट्रांग होना चाहिए। ओके केस सर। स्टडी में हम डेली लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो वो फिर आपको आपके मतलब आईक्यू लेवल को चेक करे किया जाता है ना उससे कि आप कितना सोच सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना वो आपसे पूछ लेगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या है। केस स्टडी में तो डेली लाइफ प्रॉब्लम होगी ना, तो यस। उसको पूछेंगे। तो उसमें पूछ लिया, अब वो तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक ही एग्जांपल है हमारे पास मैथमेटिक्स को लेकर, 2 एग्जांपल है, वो तो कहीं से ही प्रॉब्लम हो सकती है, नई प्रॉब्लम होगी, जरूरी थोड़ी किसी बुक से ही उठ के आ जाए। तो आप उसको डिफिकल्ट लेवल नहीं बोल सकते ना, वो तो एक नया एप्लीकेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें मुझे यहाँ यूज करना ठीक है सर। है ना, ये तो होता है। हमने बहुत सारे प्रश्नों के लाइक डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। हम्म। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे बच्चों का ईजी होता तो क्या होता है, डिफिकल्ट होता तो क्या होता है। मैं जो रिमेनिंग नहीं क्वेश्चंस देखिए, हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है हाँ सर, मेरी सुन लीजिए। अगर क्या लगता है कि आपको जो बेसिक वाला है, आपने बताया जैसे एक बेसिक है, एक स्टैंडर्ड हाँ पेपर है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड बेसिक बच्चों की भी ये शिकायत है कि उनकी भी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा आया है। एग्जैक्टली देखो, अब मैं 2 चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इस बात पे एग्री करूंगा कि मैंने देखे हैं बेसिक के पेपर्स जो है उनका लेवल काफ़ी, मतलब जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक का बच्चा जिसको आगे मैथ कंटिन्यू नहीं करना है तो वो चाहे वो सोच से लेता है कि भाई मेरे को मैथ नहीं करना है या मेरा मैथ्स वीक है, मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो बच्चे बेसिक चूज करते हैं ताकि उनको थोड़ा ईजी हो जाए, ईजी हो जाए मार्क्स गेन करना, स्कोरिंग करने के, स्कोर करना ईजी हाँ। हो अच्छा जाए। अच्छा। आई एग्री विद दिस कि थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट है, बट उनके लिए मैं थोड़ा सजेस्ट ठीक। करना चाहूंगा, ठीक है। सजेशन ये देखो, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, मेरा मानना है बहुत ही कम स्कूल ऐसे हैं, 2 या 3% स्कूल ही ऐसे होंगे जहाँ पर स्टैंडर्ड और बेसिक की सेपरेट क्लासेस चल रही हैं। वरना मैं मानता हूँ कि हाइब्रिड क्लासेस हैं दोनों लेवल के लिए, वहाँ पर हाँ, स्टैंडर्ड का बच्चा भी बैठ रहा है, बेसिक का बच्चा भी बैठ रहा है। एक गलत मेंटेलिटी सेट हो गई है बच्चों में, मतलब जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ क्लास में तो बच्चे बैठे हैं, वो कहते हैं सर मैं बेसिक का हूँ, मुझे स्टैंडर्ड का नहीं चाहिए, आप इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहे हो, मेरे पेपर में नहीं आएगा। तो हमें बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए कि सेम सिलेबस है, सेम चैप्टर है, सेम पैटर्न पेपर, सेम पेपर पैटर्न है, एवरीथिंग इज जस्ट सेम, राइट। केवल क्वेश्चंस के लेवल का डिफरेंस होता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ उन बच्चों को, सजेस्ट सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई वो कॉन्सेप्ट को सीखें, लॉजिक समझें, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें, रटे नहीं कि आपने सोचा कि नहीं सर एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं कर लूंगा तो ये ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा उठ के, ऐसा नहीं है। मान लीजिए, यस। ठीक है, तो आपको लॉजिकली कंसेप्चुअली चीज़ों को सीखना चाहिए ताकि आप उस डिफिकल्टी लेवल को हैंडल कर सकें। आप अगर अपने माइंड में ये सोच के बैठेंगे मैं एनसीईआरटी पूरी रट ले रहा हूँ, ज्योमेट्री के एज इट इज क्वेश्चन रट ले रहा हूँ, 100% वही आ जाएगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं फिर गलत फहमी में है ना। हमें बेसिक है, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रहा है इस साल, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि पेपर का लेवल कुछ भी हो हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक इट्स है अ सर, गुड मतलब यस। ठीक है, आपके व्यूज़ भी अच्छे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग सर, लाइक जिसने बेसिक ऑप्ट किया है, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल हर बच्चे का अपना ओपिनियन रहता है, जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मुझे सोशल स्टडीज़ अच्छा नहीं लगता था हाँ अपने टाइम पर, हो सकता है किसी को मैथ्स अच्छा ना लगता हो, वो बायोलॉजी ऑप्ट करने वाला हो। हम्म, तो एज़ सच मुझे लगता है कि ठीक है, बेसिक में उतना स्टैंडर्ड नहीं पूछना चाहिए, ऑल्दो हम्म, आपका भी ठीक है कि
बच्चों को बच्चे को कॉन्सेप्चुअल रेडी देखना रहना चाहिए। चाहिए, हाँ, हाँ बिल्कुल, मतलब ये मैं नहीं ठीक है। सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बहुत हाई लेवल है, मैं नहीं करूंगा, मैं केवल एनसीईआरटी करूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी देखिए, एप्लीकेशन प्रॉब्लम तो सबके लिए फिर बराबर ही है ना, ऐसा नहीं ठीक है सर। तो अभी हमने काफ़ी चर्चा बहुत की। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता हाँ, है बेसिक स्टैंडर्ड में। अभी हमने काफ़ी चर्चा की जी। हमारे पेपर्स के बारे में, बच्चों के, हाँ। ठीक है, बच्चों के व्यूज़ और आपके ठीक व्यूज़ है। हमने देखे। अब हम कुछ ऑनलाइन एजुकेटर्स की तरफ चलते हैं, हाँ ठीक हाँ है। बिल्कुल। जैसे कि मैंने भी देखा है, मैं कुछ के नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम तो और बिल्कुल नहीं, हाँ। ऑब्वियसली नाम नहीं लेना चाहिए, जी जी। लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं सर, हम्म। जो 100% गारंटी लेते हैं कि 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आप 4 घंटे पढ़ लीजिए, 5 घंटे पढ़ लीजिए मुझसे आके, देखिए, यही पेपर से आएगा, मैंने पेपर लीक कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं, जैसे ही मेरा एक भाई भी है, वो भी कह रहा है कि मैं उनसे पढ़ लूँगा, वो पेपर लीक कर देते हैं, ऐसा हो जाता है, नहीं वैसा नहीं हो जाता है। ऐसा देखिए, तो सर क्या ये ये सच है? देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सीबीएसई के 5 कोड होते हैं, एक कोड के 3 सेट होते हैं, मानेंगे? तो 5 3 जा 15, 15 पेपर हो गए। यस। अब ऐसा नहीं है कि 15 पेपर में सेम चैप्टर सेम ही क्वेश्चन होगा, हाँ, डिफरेंट होगा। अब आप अगर ये सोच रहे हो किसी टीचर ने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए उस चैप्टर के और वो सारे सेट में आ जाएगा, इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। अब आप सोचिए, 15 स्टैंडर्ड के हैं, 15 ही बेसिक के हो गए, 30 पेपर हो गए, लेकिन वो वीडियो तो हर बच्चे के लिए है, हाँ, तो 2 क्वेश्चन 30 पेपर में कैसे आ जाएंगे? और सर ठीक, अब सुनिए, मैं हुँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे अब ऑनलाइन एजुकेटर का आपने कहा कि भाई वो 4 घंटे पढ़ाते, 3 घंटे लास्ट में पढ़ा दिया, 100 पेपर यहीं से आ जाए। एक्चुअली पूरी प्रॉब्लम यही है, मैं आपको बताऊँ, ये जो इतना बवाल हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट है, कहीं न कहीं इसका रीज़न है, भई उन टीचर ने कहा कि ये क्वेश्चन आएगा, अब बच्चा पेपर देने गया, उसको एग्ज़ाम में मिला नहीं, तो बच्चा किसको बोलेगा? टीचर को बोलेगा ना टीचर कि को भई बोलेगा। आपने 4 गारंटी किस बात की ली कि भई आएगा और नहीं आया? क्योंकि बच्चा तो आपके भरोसे गया और हो सकता है उस बच्चे ने पूरे साल पढ़ा ही ना हो, क्योंकि उसे पता है कि ये सर पढ़ा देते हैं लास्ट में 100% यही आता है, अब वो हाँ, आया नहीं। तो पेपर भले ही ईज़ी रहा हो, आप समझ रहे हैं? पेपर ईज़ी है, लेकिन बच्चे के लिए वो डिफ़िकल्ट बन गया, ओके। क्योंकि वो आया ही नहीं। बच्चे पहले से ही डिसाइड कर पहले लेते से हैं। डिसाइड कर लेते हैं कि भई 100% यही आएगा। दूसरी चीज़ एक और है, जब ऐसे बच्चे होते हैं जो साल-साल भर पढ़ते हैं तब भी उनको प्रॉब्लम रहती है। आप कैसे सोच सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कि आखिरी 4 घंटे पढ़ के आप 100% ले आएँगे मार्क्स? स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, सर 4 घंटे में आप मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले लर्न नहीं कर सकते। आप एज़ इट इज़ क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर और देंगे? सर जैसे कि आपने बताया, है इतने ना? सारे सेट्स होते हैं, तो बहुत सारे, जब 15 सेट हो गए, तो हाँ, क्वेश्चन्स भी बहुत सारे हो गए। अब एग्ज़ैक्टली। मैंने कोई एक चैप्टर पढ़ाया मान लेते हैं, आप म अब मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, उसमें 5 क्वेश्चन कराए, हाँ, 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 टाइप के क्वेश्चन कराए। एग्ज़ैक्टली, अब उसमें से एक टाइप 15 के सेट में से किसी एक सेट में आ जाएगा, और एग्ज़ैक्टली। मैं ये कह दूँगा कि जो मैंने पढ़ाया वही आया। बस, बस, तो बस, बस, यही मुझे वही लगता चीज़ है। है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं 10 क्वेश्चन लिख के दे दूँ, आप विश्वास मानिए वो 10 में से 5 क्वेश्चन किसी न किसी साइड में आ आ जाएँगे। जाएँगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पेपर प्रेडिक्ट कर दिया। क्योंकि प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत बढ़ गए ना सर। प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत बढ़ गए, है ना? अब जैसे हुँ, कोई भी एक चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वहाँ से प्रेडिक्ट करना बहुत आसान सर है ना? हाँ, अब दूसरी चीज़ जैसे ऑनलाइन एजुकेटर है, अब होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन एजुकेटर्स को टीआर मतलब बहुत ज़्यादा फेम मिला हुआ है आज के फेम टाइम मिला पे, हुआ है। समझ हाँ, रहे हैं ये आप? तो बात बच्चों सच को है। ये लगता है कि मतलब यही मेरे लिए सब कुछ है, इसने जो बोल दिया बस ये 100% आएगा ही आएगा, ठीक? बट ये बहुत गलतफ़हमी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, थोड़ा ऑनलाइन से हम साइड हट जाएँ। देखिए ऑनलाइन वो आज इतने फेमस हुए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि कोई टीचर अगर ऑफलाइन पढ़ा रहा है या किसी छोटी जगह पढ़ा रहा है, ट्यूशन में पढ़ा रहा है, इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है ऑफलाइन सेंटर पे, या जो इतना फेमस नहीं है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो टीचर नहीं पढ़ा रहा है। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, पूरे यकीन से कह सकता हूँ, वो टीचर उन ऑनलाइन टीचर से 10 टाइम्स बेटर पढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं, पूरा सीबीएसई अकॉर्डिंग। और आप यकीन मानिए, ये जो बच्चे गदर कर रहे हैं ना कि मेरा पेपर में डिफिकल्ट आया, नहीं आया, ये वही बच्चे हैं जो इन ऑनलाइन एजुकेटर्स के भरोसे बैठे थे कि 4 घंटे में मुझे सब मिल हाँ, जाएगा, लाइक ठीक है? और जो बच्चे उन टीचर से पढ़ रहे थे कि भई मेरा ऑफलाइन टीचर से, पूरे यकीन के साथ उस टीचर ने सच में बच्चे को वो तो सारे क्वेश्चंस कराए हैं हाँ, जो एग्जाम में आने चाहिए। मेरी खुद की वर्कशीट सर रखी हुई है, मैंने बच्चों को जो क्वेश्चंस कराए, मैं आपको अभी अगर दिखा दूँ, तो वो क्वेश्चन उनमें हैं, एज़ इट इज़ रखे हुए। मैंने जो भी अपना प्री बोर्ड एग्जाम लिया था अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, एज़ इट इज़ केस स्टडी क्वेश्चन मैंने दिया है अपने पेपर में और वही एज़ इट इज़ सीबीएसई में आया है। ओके सर। समझ रहे हैं? तो सर लाइक इसमें ये हो गया क्या, मेरे 2 क्वेश्चन और हैं इसके आगे। है ना? तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं, वो बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा करके बैठे हैं कि भाई ये ऑनलाइन एजुकेटर हमारे लिए बिल्कुल भगवान जैसा है, ओके सर। ठीक है? और आप ये समझिए कि मतलब जैसे अब ये जो टीचर हैं, अब एक टीचर है, उन्होंने सीबीएसई के अगेंस्ट पीआईएल फाइल कर दी, ठीक या है? अब इसमें क्या हो रहा है, वो बच्चों के लिए अच्छे बन रहे हैं,
हाँ क्योंकि उनको नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे चाहिए। चाहिए चाहिए ठीक है, अगर बच्चे नहीं होंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? व्यूज, वॉच टाइम, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी ठीक है, चीज होती है, तो उन्हें तो कोर्सेज बेचने। उन्हें कोर्सेज बेचने, उन्हें तो बच्चों के लिए अच्छा बनना है। आप समझ रहे हैं? अब बच्चों के लिए अच्छा बनना है तो उन्हें बच्चों के लिए दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो हम आपके लिए खड़े हैं, हमने पढ़ाया। एक्चुअली प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम डिफिकल्ट इजी की है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने पढ़ाया वो नहीं आया लास्ट 4 घंटे में। हाँ प्रॉब्लम ये है। अब मैं प्रॉब्लम आपको ये बताऊं, पेपर अगर इजी भी होता और अगर वो क्वेश्चन नहीं आते तो वो डिफिकल्ट तो होता भी था। डिफिकल्ट में कन्वर्ट कर देते कि पेपर भाई बाहर से आया है। हाँ तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो ऑनलाइन एजुकेटर पढ़ाया, जो बच्चे जो साल भर नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा, एक चीज और बताइए, वो ये कह रहे हैं कि पीआईएल में इसलिए फाइल कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे मान लीजिए सेम सेट में, जैसे आपने कहा कि सेट 1 बच्चे का इजी था, सेट 2 डिफिकल्ट था, तो ये अनफेयरनेस हो गई सेट 1 वाले बच्चे के साथ, क्योंकि उसको तो इजी हाँ मिल गया। तो वो, अब एक बात बताइए, जो बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है, अब वो बच्चे को डिफिकल्ट मिला, उसने अपना पूरी मेहनत से लिखा, ठीक। अब अगर सीबीएसई सभी बच्चे को फ्री के मार्क्स दे देगी तो क्या उस बच्चे के साथ अनफेयरनेस नहीं है? हाँ ये भी है सर। नहीं, आप बताइए, फिर तो ये होगा कि किसी भी साल बच्चा मेहनत करेगा ही नहीं। वो तो इस भरोसे चला जाएगा कि मेरा ऑनलाइन एजुकेटर है पीआईएल फाइल करने के लिए, मैं तो जो है प्रोटेस्ट करूंगा, सीबीएसई को टैग करूंगा और पेपर में लिबरल मार्किंग हो जाएगी, मेरे को तो फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे, तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि मतलब हम पूरे साल की मेहनत को 4 घंटे में और निचोड़ना चाह रहे हैं। कैसे पॉसिबल है ये? और सर लाइक ये पॉडकास्ट लाइव जाए इससे पहले कोई हमारी कमेंट्स में गंदे गंदे कमेंट्स करे, नेगेटिव कमेंट्स करे, तो उससे नहीं, पहले हम बता दें सर कि जो ऑनलाइन एजुकेटर्स की बात हो रही है, ये उन ऑनलाइन एजुकेटर्स की बात हो रही है जो 100% गारंटी देते हैं 4 से 5 घंटे में। हाँ, ये उन ऑनलाइन भाई एजुकेटर्स की बात नहीं हो 4, रही है जो फुल टाइम कोर्सेज करते हैं लाइक। मतलब भाई मैं ये कहना हूँ, लेकिन मैं ये जैसे कहना चाह रहा हूँ 4-5 घंटे में आप पूरे 10th क्लास की मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले भी ढंग से समझा के 2-2 क्वेश्चन भी करा दे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप समझ रहे हैं? सर फिर 100% गारंटी लेना कि यही आएगा, ये आएगा, केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है, और कुछ नहीं है। और सर जैसे कि आपने बताया मैं आपके व्यूज से प्रभावित हूँ, तो सर इसमें लाइक मेरे पास 2 व्यूज और हैं, आप उस पर थोड़ा नहीं, बताइएगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि इसे। एक तो पहला व्यू ये है मेरा कि क्या इससे बच्चों पर नेगेटिव इमेज जाएगा, लाइक नेगेटिविटी आएगी नहीं आएगी, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हाँ। एंड सेकंड जो व्यू है, तो सेकंड व्यू को भी आप भी बताइएगा हाँ। कि जैसे हमने बच्चों को 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ा दिया, हाँ। मैथ्स वाले जो भी एजुकेटर्स लाइक 100% गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। 4-5 घंटे में पढ़ा दिया, एंड मान लेते हैं कि वो आ भी गया, ठीक है। लेकिन जब वो बच्चा 11th में शिफ्ट करेगा, 12th में शिफ्ट करेगा, डेफिनेटली भाई, तो आप एक सर बात बताइए। क्या उसे वो चीजें याद रहेंगी? नहीं, और मेरा प्रश्न बोलिए, पूरा हो जाने बोलिए। दीजिए। हाँ। क्या हम जो वो दे रहे हैं बच्चा आगे, ठीक है। ठीक है, नेशनल, हम बच्चे क्या कहते हैं, मतलब इंडिया का फ्यूचर कहते हैं ना, वो एक एसेट है हमारे देश का, बहुत लाइक, ठीक है, बहुत सारी चीजें वो जनरेट कर सकता था आगे जाके, लेकिन हमने क्या किया, उसके दिमाग में ऐसा फिट कर दिया कि नहीं 4 से 5 घंटे सब हो जाता है, हाँ। चीजें हो जाती हैं। तो क्या वो हमने वैल्यूएबल एसेट खराब कर दिया, नहीं कर दिया अपना? नहीं, देश में भी तो आगे जाके ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब मैं आपको बताऊं, हम बच्चे को बचपन से सिखाते हैं कि भाई आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईआईटी जेईई एग्जाम निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई अंडरस्टैंड कि सीबीएसई में मार्क्स गेन करना हर पेरेंट्स का सपना होता है, भी मेरा बच्चा 99% लेके आए, 98% लेके आए। लेकिन उन पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि क्या सच में हमारा बच्चा वो गेन कर रहा है जिससे हम उसको उसके ड्रीम तक पहुंचा सकते हैं। जो बच्चा सीबीएसई के थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन को नहीं कैच कर पा रहा, आप उस बच्चे को ये सपना दिखा रहे हैं कि वो आईआईटी जेईई में टॉप करेगा। आईआईटी जेईई एडवांस जिसमें कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, और वो क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। वो हर साल जो भी आईआईटी मतलब जो है वो पेपर बनाती है, वो हर साल नया क्वेश्चन बनाती है, और टीचर खुद बनाते हैं उसको, पेपर प्रोफेसर जो आईआईटी के हैं, आईआईटी एंड नीट दोनों की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो वो उस लेवल को बच्चा कैसे कैच कर पाएगा जो 10th बोर्ड के थोड़े से ट्विस्ट होने पे क्वेश्चन पे चिल्ला रहा है कि डिफिकल्ट है, हम उस बच्चे को आईआईटी में दिला पाएंगे सिलेक्शन? और क्या हम मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस बच्चे से? क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम उस बच्चे से जो अपना थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा पा रहा कि भाई इस क्वेश्चन में इतना ट्विस्ट हो तो मैं इसको ऐसे करूं? जबकि आईआईटी में आपको पता है केवल 2 मिनट मिलते हैं पर क्वेश्चन के लिए। अगर हम पर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी नहीं मिलते, 2 मिनट भी नहीं मिलते, से भी कम मिलते। तो उसमें वो क्वेश्चन समझना भी है, सॉल्व भी करना, आंसर भी निकाल के लाना है। बताइए, आप रियली वेरी डिफिकल्ट ना। बच्चे को आप तैयार नहीं कर रहे फाउंडेशन से, आप उसको बेवकूफ बना रहे हैं कि 4 घंटे में तू बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ तुम आईआईटी की वीडियो बना के दिखाओ कि तुम 10 घंटे में तो पढ़ाऊंगा, तुम्हारा जेईई में निकल जाएगा। क्यों नहीं निकाल रहे बताइए आप? क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रिडिक्ट करना इजी होता है। आप जेईई मेन में करिए, मैं आपको मेरे सैल्यूट करूंगा आपको। हाँ, तो सर आपका कहीं कहना सही है
कुल मिला के समरी हमारी ये है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल तो हमें हमको पहले से ही तैयारी करके चलना बिल्कुल पड़ेगा भाई, सर। मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे आप ये समझिए सिलेबस सीबीएसई ने इतना रिड्यूस कर दिया है, राइट? हाँ, अब उसके तो सर बाद सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है। उसके अब आप समझिए पहले कितना सिलेबस था, इतने सारे टॉपिक डिलीट कर दिए और उन सब मतलब इतना सिलेबस डिलीट होने के बाद भी बच्चों को ये लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी पेपर, बहुत सारी चीजें कंप्लेंट्स होती है। पूरा सिलेबस है नहीं, सिलेबस रिड्यूस हो गया, बहुत सारी चीजें इजी हो गई, एमसीक्यूज आ गए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप समझ रहे हैं? इसके बाद भी बच्चों को परेशानी है, इतने सारे सोर्सेस होने के बाद। हम्म, यूट्यूब, गूगल, एवरीथिंग दे आर हैविंग इन देयर हैंड्स। सब कुछ है उनके पास, कोचिंग भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा तो रहे सर हैं, घर पे आके फिर यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं। इतना सब पढ़ने के बाद भी वो इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं कि वो सीबीएसई में ये कह पाए कि हाँ पेपर इजी आया था या मैं 100% सॉल्व कर पाया। तो तो उस बच्चे का सर लेवल आप क्या कहेंगे, आप ये समझिए हाँ आप। सर, ठीक है। जैसे हमारी वीडियो जाएगी जब हाँ यूट्यूब पर, तो हो सकता है कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले, ठीक है। सर, और देखिए मैं आपको क्या सर बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपने एक देखिए जिस भी बच्चे को मेरे ओपिनियन से प्रॉब्लम है या किसी पेरेंट्स को हो सकती है, एजुकेटर हो सकती है, वो ऐसे बच्चे हैं जो जो सच में पढ़ना नहीं चाहते, जिनको लगता है कि बस मैं 1 घंटा 2 घंटा पढूं और मेरा रिजल्ट आ जाए। समझ रहे हैं? वो 2-4 घंटे, बस वो आखिरी 4 घंटे वाले बच्चे हैं। और ऐसे बच्चों को लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो बच्चे 12th पास करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठते हैं, तब उनकी आंखें खुलती हैं कि एक्चुअल में मैंने अपने पूरी स्कूल लाइफ में क्या पढ़ा। क्योंकि जब वो नई जगह जाएंगे, बाहर कहीं पढ़ेंगे, तब उनको लगेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर तो रहा हूँ, मतलब हमारी वीडियो है एक ना? रियलिटी चेक की तरह जाएगी बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप केवल मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग द नॉलेज, और नॉट गेटिंग द लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स। मतलब ठीक है, परसेंट मैटर करता है, रिजल्ट मैटर करता है, बट कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ेंगे ना, तो डिफिकल्टी जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो जैसे वो ठीक एक है। मूवी में डायलॉग नहीं है सर कि हाँ, नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आएगी। अपने तो आप वैसे ही आएगी। सर नॉलेज के पीछे नॉलेज भागिए, पीछे भाई, मार्क्स कंसेप्ट अपने आप सीखिए, आएंगे। मार्क्स अपने आप आएंगे। ठीक है आप तो रट रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, आप ठीक मुझे है। ना ये तो चीज। सर ठीक है, अब हम पॉडकास्ट को एंड करते हुए हाँ एक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे सर हाँ आपसे, श्योर। ठीक है। हमने बच्चों के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया, टीचर्स के बारे में डिस्कस किया, पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में हाँ डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मतलब डिस्कस किया हमने। तो हो सकता है इस पॉडकास्ट से कुछ बच्चों पर लाइक ऐसा हो कि सर ने हमारा फेवर नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन बिल्कुल जो भी बिल्कुल बिल्कुल पॉडकास्ट कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, वो क्या कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल बच्चों का समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ पर। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों का पहले ही माइंडसेट बना देते हैं ऐसा। हाँ लेकिन आपने एक रियलिटी चेक दिया है। हाँ और बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम लोग व्यूज के लिए नहीं बना रहे, हाँ हम लोग बना रहे हैं ताकि एक रियलिटी चेक मिले, जी जी जी। ठीक। तो आप बच्चों को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, या आप देखिए, क्या सजेशन देना चाहेंगे सर? बेसिकली तो मैं सबसे पहले बच्चों के माइंड से नेगेटिविटी निकालना चाहूंगा कि मतलब एक जो गलतफहमी उनके मन में है। सबसे पहले देखिए देर आर सो मैनी एजुकेटर्स ऑन यूट्यूब चैनल, राइट? अब कुछ चीज देखिए, सब अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर कोई खराब नहीं होता, एजुकेटर कोई खराब नहीं होता, सब अपनी ओर से 100% मेहनत करते हैं भाई मेरा बच्चा टॉप करे, लेके आए। लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट, झूठी राइट? उम्मीद नहीं देनी चाहिए। मतलब मैं बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूँ, एजुकेटर तो पढ़ा ही रहे, मान लो जो भी उनके चीजें हैं, इतना भी वो कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स। मतलब उनका जो है माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी शॉर्टकट को पकड़ना है। एक बहुत अच्छा थॉट्स है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। या सर ठीक है। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागे, ये एक शॉर्टकट ये है कि आप सोच रहे हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ के या 5 घंटे पढ़ के 2-3 दिन पढ़ के पूरा रिजल्ट ले आऊँ, एक शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट किसी काम का नहीं है, वो बेकार है। यस सर। ये मतलब मैं ये मानता हूँ एजुकेशन में सक्सेस का अगर आप चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, ये बनूं, तो ये आप हेलीकॉप्टर से उड़ के नहीं जा सकते ऊपर। समझ रहे हैं? ये यू हैव टू रियल फॉलो द पाथ। एग्जैक्टली ये स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप, आपको स्टेप पे ही चलना पड़ेगा। आप फर्स्ट स्टेप स्टेप से 20th स्टेप पे चाहे मैं छलांग लगा दूं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल इन स्पेशल इन एजुकेशन सिस्टम। स्कूल मतलब एग्जाम्स की बात करूं, कंपटीशन की बात करूं, इसमें पॉसिबल नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा, और आपको इस बात को मानना चाहिए कि मेरा मेन टारगेट बोर्ड्स में 99% लाना नहीं है, जो कि मैं गलत सोच रहा हूँ कि 4 घंटे में आ जाएगा। मेरा टारगेट जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे उसको माइंड में रखते हुए चलना चाहिए कि क्या मैं उसके अकॉर्डिंग आज हूँ या नहीं हूँ। अगर हम ये सोचेंगे, अपने फ्यूचर को लेके सोचेंगे कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं उस शॉर्टकट को नहीं गेन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आगे मेरे को क्या फेस करना है। एट ठीक है प्रेजेंट आप अगर 95-90% रट रटरा के ले भी आए, तो वो क्या ही वैल्यू है अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, तो बेकार है ना वो। तो मैं मार्कशीट लिए हुआ क्या कि देखो मैं 95% 90% है, मुझे जॉब दे दो,
तो नॉलेज, कंसेप्ट, लॉजिक, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम मार्क्स, राइट? ठीक है, थैंक यू सर आपको लाइक इतने व्यूज़ डिस्कस करने के लिए, इतनी सही चीज़ें डिस्कस करने के लिए, हमें समय देने के लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स हमें सुनने के लिए। सर एक थैंक यू छोटा-सा बच्चों के लिए और एक कुछ देखिए, मैसेज। बस मेरा लास्ट में ये कहना है कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर करें और आपने लास्ट तक ध्यान से सुना है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।